नमस्कार, डॉक्टर रवि गोडसे हमारे साथ हैं। आप इनको सुनते रहते हैं। आज हम बात करेंगे वो विषय जो थोड़ा बहुत हमको चिंतित कर रखा है। 14 साल से छोटे जो बच्चे हैं, हमने देखा कई बार बयान आते रहते हैं इधर से कि इस बार जो कोरोना की लहर आएगी वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, या बीच बीच में बच्चे अभी कुछ दिन से आपने देखा होगा आपके घर के आसपास या आपके घर में भी देखा होगा आपने, वो अलग अलग वायरल से गुज़र रहे हैं। एक ऐसा वायरल अभी अभी गुजरा है जिसमें पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है और लूज़ मोशन ना भी लगते तो मोशन ज़्यादा लगते हैं। तो 14 साल से छोटे बच्चे चाहे कोरोना या बाकी जो वायरल चल रहे हैं उनसे कैसे बचाया जाए, बात करते हैं डॉक्टर रवि गोडसे से। डॉक्टर रवि गोडसे आज स्टूडियो में हमारे साथ में। डॉक्टर गोडसे, बच्चों की चिंता होती है सबको, कैसे दूर करें बच्चों की चिंता, क्योंकि उनको बचाना इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चों में हमारी जान बसी रहती है और बच्चे ही तो हमारा फ्यूचर है। जैसा मैंने पहले भी शो पे कहा था कि मैं बच्चों का डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे तो ना, मैं मेडिकल स्कूल में था तब बच्चे पसंद ही नहीं थे। मुझे बच्चे तब पसंद आते कि जब बड़े हो गए तब पसंद आने लगते थे, लेकिन जब खुद के बच्चे हो गए तो थोड़ा मेरा थिंकिंग चेंज हो गया। देखो, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा। बच्चों को बच्चे ही रहने दो। मतलब अभी ये सब पैंडेमिक में 2-3 साल स्कूल ही बंद रखे थे, तो मतलब राजनीतिक के लिए अच्छा है। कोई स्कूल नहीं गए बच्चे तो राजनीतिक के लिए बहुत चॉइस मिलेगा। ना स्कूल गए हुए बच्चों में से सब हमारे लीडर्स निकल सकते हैं, लेकिन बाकी सब प्रोफेशंस के लिए क्या होगा ना। और खेल कूदना चाहिए, एक दूसरे के साथ झगड़ना चाहिए। तो ये जो पहले कहते कि लहर में बच्चे पकड़े जाएंगे कोविड की, ये दो वजह से सरासर गलत है। एक लहर नहीं आने वाली, अगर लहर ही नहीं आती तो बच्चे कहाँ से पकड़े जाएंगे। और ये जो तीसरी लहर आने वाली थी ना, उसमें कह रहे थे उनको बच्चों को पकड़ लेंगे। और वो टाइम पे वो बच्चों के आईसीयूज बना रहे थे, उसके सामने खुद के सेल्फीज वगैरह खींच रहे थे। मैं इतना अचरज में पड़ गया था। मैंने, अरे बच्चों के आईसीयू बना के उसके सामने सेल्फीज ले रहे हो, उससे अच्छा है बच्चों को टीके दिलवा देना। हॉस्पिटल का बेड बांधने से अच्छा है कि कुछ ऐसी कोशिश करो कि वो बेड में कोई आदमी लेटे ना, ऐसी कोशिश करो। लेकिन आज की बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन। हाँ, लेकिन आज अभी पता नहीं। वो टाइम पे मैं बड़ा गुस्सा हुआ था क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन अमेरिका ने मई में चालू किया था, मई 2021 में, नवंबर 2021 में। लेकिन हम अमेरिका बैठ के किसी को नैतिकता के पाठ क्या पढ़ाए, क्योंकि हमारे भी कितने केसेस आए थे, कितना प्रॉब्लम हुआ था अमेरिका में। तो मैं ये कह रहा था कि अपना भारत की आबादी ऑलमोस्ट 25% 18 के नीचे है। तो गाना था ना राज कपूर का, सर पे लाल टोपी रूसी, हाँ, और पैंटलून पहनी नहीं है, पैंट पहनी नहीं है। 25% अपनी आबादी वैक्सीन के, और उनमें बच्चों में आके अगर ये कोरोना फैल गया और उसका वेरिएंट आ गया, इसके वजह से वो टाइम पे मैं कह रहा था कि बच्चों की वैक्सीन होनी चाहिए। लेकिन अभी पता नहीं, क्योंकि जब ओमिक्रॉन आया था काफ़ी बच्चों को भी हो गया था, नैसर्गिक इम्यूनिटी भी हो गई है। वो कोर्बेवैक्स जो है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, उसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल नहीं की है। ये जो पुराने वैक्सीन बने हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोर्बेवैक्स, मुझे नहीं लगता कि अभी वो जो वेरिएंट चल रहे हैं BF7 या XBB 1.5, इसके खिलाफ इतना चलेंगे। तो मेरा कुछ मायना नहीं है वो वैक्सीन लेके। मुझे ऐसा लगता है अगर उनको वैक्सीन देने हैं बच्चों को तो एडजस्टेड वैक्सीन देने पड़ेंगे। एडजस्टेड कौन से है? देखो, वो प्रॉब्लम है ना, अमेरिका का फाइजर और मॉडर्ना आए थे mRNA, और झगड़ा चल रहा था कि वो भारत में आए नहीं आएंगे। तब लोग मुझे कह रहे थे कि आपको विदेशी वैक्सीन के बारे में क्यों बात करते रहते हो। mRNA वैक्सीन का खासियत ये है कि वो बदली जा सकता है क्विकली। तो अभी mRNA एडजस्ट करके उसको ओमिक्रॉन के खिलाफ लाया है, BA.4-5 के खिलाफ लाया है। लेकिन XBB 1.5 उससे भी थोड़ा अलग है, तो उसका भी प्रोटेक्शन ऑलरेडी कम हो गया है। सो ये जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है, कोविशील्ड के तो बच्चों में अप्रूव नहीं है, सिर्फ कोवैक्सीन अप्रूव्ड है। कोर्बेवैक्स के बारे में इतना पता नहीं, लेकिन वो कोवैक्सीन कोर्बेवैक्स इतने चलेंगे नहीं बच्चों में। बच्चों को बचाना तो जरूरी है ना, बचाना जरूरी है, लेकिन उनका बूस्ट कर ली जाए, नैसर्गिक इम्यूनिटी
उनको नैसर्गिक डिसीज के वजह से ऑलरेडी मिली है। अगर बच्चों को वैक्सीन देने हैं तो मेरे ख्याल से कोवैक्सीन को एडजस्ट करना पड़ेगा ओमिक्रॉन के खिलाफ। कोवैक्सीन का एक बात क्या अच्छा है, पहले जब हम निकले थे शुरू में, तब मेरे जैसे लोग क्या कह रहे थे कि कोवैक्सीन का एफिकेसी थोड़ा कम था। तो हम लोग बड़ी तंज और बड़ी गुस्से के साथ बात करते थे, तीव्रता के साथ बात करते थे कि हमारे अमेरिका के वैक्सीन ले लो, 95% प्रभावी है। वो टाइम mRNA वैक्सीन है, वो क्रिस गेल या वीरेंद्र सहवाग जैसे है, फटाफट मार दिया, बनाए तो 300 नहीं तो 2 बॉल में आउट हो गए। तो ऐसा mRNA एक जगह पे फोकस था। कोवैक्सीन अपनी थोड़ी मोहिंदर अमरनाथ जैसी, मतलब थोड़ा बैटिंग भी करेगी, बॉलिंग, लेकिन डिपेंडेबल, एकदम डिपेंडेबल, रिलाय कर सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं। और वो ब्रॉड वैक्सीन है, तो पूरे वायरस पे काम करती है, तो वेरिएंट पे थोड़ा ज्यादा चलेगी। लेकिन लोगों के ये समझ में नहीं आती बात। मैं जब कह रहा था कि mRNA लाओ, इसलिए नहीं कह रहा था कि वो फॉरेन की वैक्सीन है और हम लोग बना नहीं सकते। मैं कह रहा था mRNA लाओ, अगर mRNA लाते हैं तो mRNA और कोवैक्सीन का हेड टू हेड स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद पूरे दुनिया को कोवैक्सीन बेचो, ये कह के कि वो होल वायरियन वैक्सीन है, सब वेरिएंट से आपको बचाएगी। हमारा उद्देश्य क्या है? सिर्फ बचेंगे नहीं, बेचेंगे भी। तो अगर इंडिया ने इतना अच्छा कोवैक्सीन बनाया, निकाल लिया इंडिया ने। हाँ, अगर इतना अच्छा कई कोवैक्सीन देशों को दिया भी है, बहुत सारे देशों को दिया है, लेकिन इतना इस्तेमाल नहीं हुआ है। अभी देखो जाइडस कैडिला, कितनी चर्चा थी उसकी। जाइडस कैडिला जितने लोगों ने लिया उनके नाम बताओ मुझे, और फोन नंबर भी दे दो, 3-4 लोग ही होंगे शायद। तो क्या होगा? वो विराफिन बनाया था, उसका क्या हुआ? 2-डीऑक्सीग्लूकोज, उसका क्या हो गया? ऐसा कुछ तो मीडिया साइकिल होता है 24-48 आवर्स का। तो कोवैक्सीन शायद चलेगी अभी भी वेरिएंट्स के खिलाफ, लेकिन इतनी नहीं चलेगी। तो उसे एडजस्ट कर लेना चाहिए बच्चों को देने के पहले। ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था मेरी जिंदगी में कि मैं ऐसा कहूंगा कि वैक्सीन मत ले लो। मैं कहूँगा कोई भी वैक्सीन, तो मैं एकदम ऐसा पागलों की तरह बात करने लगता हूँ, एकदम मुझे जोश में आ जाता हूँ वैक्सीन के बारे में बात करते समय। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि नैसर्गिक इन्फेक्शन तो हो गया है बच्चों को, राइट, और ये वैक्सीन अगर एडजस्टेड दे दे तो ठीक है। और वापिस बात वहीं पे आती है mRNA। अमेरिका में तो अभी एडजस्टेड mRNA बूस्टर्स है, वो बड़े अच्छे चलते हैं। जो आदमी ने अमेरिका के लिए वो स्टडी किया है mRNA बूस्टर, जिस आदमी ने, उसको अभी मैं फ़ोन पे ले सकता हूँ, मेरा क्लासमेट ही है। हमने भारत मूल के बंदे अब सब जगह पे पहुँच चुके हैं। तो हम लोग जब कहते हैं ये वैक्सीन भारत की है, ये कहाँ की फॉरेन की वैक्सीन है? मॉडर्ना की वैक्सीन एक पूना के आदमी ने बनाई थी, तो सब अपने ही लोग हैं। पर काम कर रही है जैसे कोवैक्सीन कितना का जबरदस्त काम कर रही है। वो तो मैं अभी विश्व के इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं है जो वैक्सीनेशन का दवाई खूब चली पिछली बार, फेविपिराविर, बड़ी चली वो दवाई। इस बात से मुझे दिक्कत है। हम लोग जो कहते हैं ना, लोग मुझे अब हुआ नहीं हुआ ये नहीं मालूम है, लेकिन डॉक्टर लिख देते थे फेविपिराविर ले लो। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, नहीं हुआ। हाँ, वही बता रहा हूँ आपको, नहीं हुआ, राइट। तो हमारे यहाँ क्या करते, मुझे आदमी, एक सीनियर डॉक्टर था, मुझे कह रहे थे, बेटे मैं 30 साल से ये कर रहा हूँ। मैंने कहा चाचा लेकिन गलत कर रहे हो। अगर गलत कर रहे हो तो 30 साल करने का तजुर्बा, मतलब आपको गलत करने का तजुर्बा है। फेविपिराविर का कुछ यूज नहीं है, आइवरमेक्टिन का कुछ यूज नहीं है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लगा था पहले, अच्छा है, उसका कुछ यूज नहीं है। वही चीज बार बार दोहराने से जो गलत है वो सही नहीं होती। नहीं, बाद में फिर लोगों ने वो खाया, स्टेरॉइड लिया ना, पर फिर तो बाद में तो डॉक्टर ने स्टेरॉइड दिए बस फिर। लेकिन उससे ब्लैक फंगस आ गया, म्यूकोरमाइकोसिस, कितना प्रॉब्लम हुआ। स्टेरॉइड सिर्फ उन लोगों को लेना चाहिए जिनका ऑक्सीजन कम हुआ है। लेकिन अपने यहाँ क्या करते हैं, आप 80 साल का बूढ़ा है, बूढ़ा नहीं कहूँगा, बूढ़ा क्यों कहूँगा, 80 साल का नौजवान है, वो गया वैक्सीन लेने को, और उसका आधार कार्ड पे उसका नाम सोनी की वजह से सोनू है, उसको भेज दिया घर, निकल जाओ। और स्टीरॉइड कोई भी लिख सकता है जिसके पास मेडिकल डिग्री नहीं है। अगर आपको बाबूगिरी करनी है तो मैं गवर्नमेंट को कह रहा था कि देख लो, पता कर लो कौन लोग स्टीरॉइड लिख रहे हैं, उनको बचाओ, लोग बच जाएंगे। उस स्टीरॉइड की वजह से शुगर बढ़ते हैं। मैंने भी खाया, मुझे भी प्रिस्क्राइब किया, मेड्रोल नाम का एक स्टीरॉइड। वो स्टीरॉइड का भाग है, मेड्रोल बहुत हैवी है, तो वो सिर्फ अच्छा, उसको शुरू करने में भी
धीरे धीरे शुरू करते हैं और बंद करने में भी थोड़ा थोड़ा कम पोटेंशियल, ताकि विड्रॉवल ना हो। लेकिन हम कोविड में सिर्फ ये स्टीरॉयड सिर्फ ऐसे आदमी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिन्होंने इसका ट्रेनिंग लिया है। तो लेना है कि नहीं लेना पर उसको आप मतलब आप मुझे Avoid पूछ रहे नहीं, आप मुझे पूछ रहे हो कि रॉकेट साइंस में वो चिप कहाँ बिठाना है। आप रॉकेट साइंटिस्ट हो तो बताओ ना। वो स्टीरॉयड जो आदमी एक्सपर्ट है उसके साथ ही बात करनी है। ऐसा जनरली नहीं कह सकते लेना है नहीं लेना है, ऐसा नहीं, आपको स्टडी तो पता होगी ना कि क्या स्टडी होगी। स्टीरॉयड का मॉर्टेलिटी 35% का स्टडी है, सिर्फ उन लोगों का जिसका ऑक्सीजन कम हुआ था। तो जिनका ऑक्सीजन कम है कोविड में, उनमें ही स्टीरॉयड ले सकते हैं। 1-2 दिन में अगर ऑक्सीजन ठीक हुआ तो स्टीरॉयड बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये किसी तज्ञ डॉक्टर ही कर सकता है, ऐसा कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। हमारे इधर तो रेमडेसिविर पे इतनी मारामारी हुई, जिसको रेमडेसिविर मिल गया वो सोचता था वीआईपी हो गया। ये रेमडेसिविर से भी कुछ अभी मतलब लोग क्या करें उसका, अभी ये जो लहर आएगी उसमें कुछ चलेगा? वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लहर तो नहीं आ रही है, नहीं तो ये सब हम लोग हाँ हवा में घर बनाते तो शायद लोग देखते, दश्त में रहते थे, तामीर की आदत भी थी। ऐसा ही टाइम पास के लिए बात कर रहे हैं। अपने यहाँ का कुछ बड़ी भविष्यवाणी डॉक्टर रवि गोडसे। तो रेमडेसिविर का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी किया था कि उसका कुछ फायदा नहीं है। यूएस ने स्टडी कर दिया। लिखता कौन है, ये बताता कौन है? एकदम से अचानक सब लोग लिखने लगते हैं रेमडेसिविर यूएस चालू हो जाते हैं धड़ाधड़। उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा एक तमाचा मारा और कहा अच्छे देशों में चलता है, अच्छा, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो मैं लोगों से भीख मांग रहा था। यहाँ पे रेमडेसिविर का एक प्रोटोकॉल होता है और वो हमारा मेडिसिन है ना, हमको पता है, हमने दिया है ना अमेरिका ने। तो जैसा प्रोटोकॉल दिया है वैसे करो ना। रेमडेसिविर का शॉर्टेज है ना, मैंने एक आइडिया दी थी शॉर्टेज कम करने का। डिमांड कम करो, शॉर्टेज कम हो जाएगा। 5 दिन के ऊपर रेमडेसिविर देने में कोई पॉइंट नहीं है। 5 दिन के ऊपर जो आदमी वेंटिलेटर पे चला है उसको रेमडेसिविर देने से कुछ फायदा नहीं था, और ऑक्सीजन कम होने के पहले रेमडेसिविर देने का कुछ फायदा नहीं था। ये 3 चीजें करते तो भारत का रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केटिंग एक दिन में, मैंने वीडियो बनाया था, लाखों लोगों ने देखा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी हम लोग कहते हैं ना कि कोई हाई रिस्क बंदा हो, ओमिक्रॉन उसे हॉस्पिटल नहीं भेजेगा, लेकिन अगर हॉस्पिटल भेजने का थोड़ा संभव है उसे, तो उसे रोकने के लिए 3 दवाई है। निर्माट्रेलवीर जो इंडिया में बनी है लेकिन बनाई नहीं है। ये बच्चों पे भी चल जाएगी 14 साल से छोटे? हाँ चल जाएगी। या एनसीट्रेलवीर वो जापानीज दवाई है, वो अभी तक आई नहीं है। जापान तो बेचारा गड़बड़ हो रहा है। नहीं अच्छी है दवाई। हाँ अभी 22 नवंबर को ही आई है। और तीसरी रेमडेसिविर का एक 3 दिन का प्रोटोकॉल है, लेकिन वो इंडिया में बताने में भी मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा 3 दिन का प्रोटोकॉल वाला तो कुछ सेंटर मिंटर खोल देंगे, ओमिक्रॉन निकाल देंगे, कुछ ये लाइनें लग जाएंगी, ब्लैक मार्केट हो जाएगा। मुझे डर ही लगता है ना इधर कुछ बोलने को। तो इसलिए हमारे यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। या हो ना हो, लेकिन वो अफवाह फैल के ब्लैक मार्केटिंग पहले चालू हो जाती। बात सही बोल रहे हैं आप। और बाद में वो लोग कह रहे थे कि क्या आप ऐसा करते हैं, आपके फॉरेन के कंपनीज ऐसा क्या करते हैं। मेरा अरे जो चाचा जिनके आपके बगल में जो आप पैदा हुए पले बढ़े, जो चाचा जी वो दम तोड़ रहे थे, उनको हमने ऑक्सीजन सिलेंडर का ब्लैक मार्केटिंग किया। जो चाचा जी मर गए, चीता पे चढ़ रहे, तो चीता का सामान का ब्लैक मार्केटिंग किया। और अभी चलाने नैतिकता के पाठ पढ़ाने फार्मेसी कंपनी को। बोल रहे हैं आप। वैसे कई लोगों ने जब ऑक्सीजन कम हुई लोगों को, तो पीपल के पेड़ के नीचे जाने में बहुत लोगों ने सलाह दी। जिनके पास नहीं था वो पीपल के पेड़ के नीचे और कपूर सूंघने का ये सब चालू कर दिए थे उन लोगों ने। लेकिन छोटे बच्चों पे भी ये असर कितना है ये देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कोई लोग जो देसी दवाइयाँ हमारे पास है वो सब उससे बूस्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत बच्चों का 14 साल से छोटे। देखो देशी दवाइयों के साथ मुझे प्रॉब्लम यही है, घरेलू नुस्खे हल्दी वल्दी टाइप की जैसी होती हैं, तुलसी हल्दी, वो काढ़ा बनता है वो। देखो जो हमारे लोग हैं, जब पूरा विश्व पेड़ पे कूद रहा था तो हमारे लोग संस्कृत में महाकाव्य लिख रहे थे। हाँ। तो ये हम लोग शौच कैसे जाते हैं, जब शौच जाते समय हम लोग स्ट्रेन करते हैं तब सब हर्निया के ऑरिफिस है वो बंद होते हैं। बहुत सोच है हमारी पूर्वजों की। लेकिन ये जो हमारी देसी दवाई है उसका स्टडीज ऐसा होना चाहिए कि अमेरिका में बेच सके, कि उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, उसका सैंपल साइज क्या है, उसका ऐसा बड़ा स्टडीज करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मैंने कहीं सुना है, ऐसा नहीं चलता।
हाँ, फिर वो ट्राई Science में- करते हैं। हाँ। अब ताजुब करेंगे आप, इतनी बड़ी बड़ी जो टेस्टिंग कंपनियां करती हैं, 2-2, 3-3 साल लोग 7 दिन में इधर ही कर लेते हैं खुद ही के ऊपर। अभी एक ऐसा व्हाट्सएप पे आया है कि मेरे एक दोस्त के चाचा जी ने ये दवा ली, 1 दिन में ठीक हो गया। तो मैंने फ़ोन उठा के किया, सब लोगों का दोस्त एक ही था, 5,000 फॉरवर्ड आए थे, लेकिन दोस्त एक ही था। तो ये स्टडी सिर्फ एक आदमी की थी, राइट। तो ऐसा नहीं चलता, और वेस्टर्न में तो नहीं चलेगा। और अगर हमारे दवाई इतने अच्छे हैं तो हम उन्हें बेचे ना। नहीं, पहले तो अपन खुद ही ठीक हो जाएं, अगर मान लो इनकेस ऐसी कोई स्थिति होती नहीं, है तो। अगर ठीक होते हैं या नहीं ये भी देख लो ना, स्टडी कर लो और बाद में बेचो। वही नेजल ड्रॉप आई जो नेजल वैक्सीन, हाँ, वो ना, ये आपने एकदम एंड में सवाल पूछा लेकिन क्या है, नेजल वैक्सीन ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर बनाते तो गोरे लोग बनाते ना, अमेरिका बनाता। नहीं, पर हमने भी तो बना ली। बना ही है, भारत ने बनाई है, चाइना ने भी बनाई है, भारत के 1 महीना पहले बनाई है। 100 ऐसे नेजल वैक्सीन चल रही है। ओरल पोलियो काफ़ी सालों से चला है। ये नेजल वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है, वो ज़्यादा टिकता नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम। नहीं, पर उसका फंडा ये है कि जैसे नाक में लिक्विड रहेगा या फिर थोड़ा बहुत द्रव रहेगा, तो बाहर से जो भी आएगा वो उसके लिए एक हनी ट्रैप का काम करेगा। बाहर से जो कोई वो वैसा नोज में वैसे भी वहाँ honey आके trap फंस के और होता मर है। जाने का है उसको। देखो क्या होता है, अगर हम लोग ये वैक्सीन लेते हैं तो उससे जो एंटीबॉडीज बनते हैं, वो एंटीबॉडीज अगर आपका बैंक है, आपका बॉडी एक बैंक है, तो उसके स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हैं प्रोटेक्ट करने को, और ये तो दरवाजा है। तो आइडिया है कि दरवाजे पे ही रोक लो उसे अंदर पर आने, लेकिन वो बनाना बहुत मुश्किल होता है। और एक सवाल, मतलब बहुत जायज़ सवाल है, ये फाइजर, मॉडर्ना, नोवार्टिस, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनके बजट्स है वो अफ्रीका एशिया के कई देशों से भी ज़्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बजट के चक्कर में ये सब हो रहा है? नहीं, ये सब जो नहीं, फैल रहा है, ये अच्छा है। क्यों, आपको बता देता हूँ कि इनका बजट इतना है कि अगर इतना पैसा कमा सकते थे नेजल वैक्सीन से तो वो लोग नहीं बनाते। उन्होंने खूब बहुत ट्राई करके छोड़ दिया। अमेरिका कह रहा है कि अभी वो कोई फंडिंग नहीं करेगा नेजल वैक्सीन से, तो इसलिए वो बनाना मुश्किल है, वो देखना पड़ेगा क्या है। और आप जो फंडिंग की बात करते हैं, आपने सवाल पूछा है, अच्छा सवाल पूछा कि क्या ये पैसे का चक्कर है। पैसे का चक्कर जैसा खराब होता है फार्मा माफिया, वैसा अच्छा भी होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1922 में पेनिसिलिन खोज निकाला था। दूसरे वर्ल्ड वॉर में लोग मर रहे थे इन्फेक्शन से, उसके कितने डोसेस बचे थे मालूम है? 12। और ये लोग भीख मांग रहे थे आर्मी से, हमको पैसा दे दो, पैसा दे दो। बोले नहीं, हमको टैंक बनाने, एक दूसरे को मारेंगे, पेनिसिलिन में कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। किसी ने भी, ना यूएस आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, किसी ने पैसा नहीं दिया उनको। फिर ये लोग अमेरिका के दवाई कंपनी के पास गए और उनको बोला हमको पैसा दे दो। वो दवाई कंपनी, हम इसे बेच सकते हैं। तो जो 12 डोसेस बचे थे, कुछ महीनों में उसके 44 करोड़ डोसेस बना दिए, 12 से 44 करोड़। और अभी पूरी विश्व का इतिहास बदल गया। तो देखो, अगर ईमानदारी से मतलब कमाना, शक ना करें, आप कह रहे हैं शक ना करें इन पे। शक करे लेकिन सोच के करे। देखो भूपेंद्र जी, पैसा कमाने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे वो पूर्वी होता था ना, प्रेम चोपड़ा गाड़ी चलाता था, किसी को धक्का मारता था, फिर अमिताभ आके कहता क्या गरीबों के जान की कोई कीमत नहीं होती? अरे अमीरों की जान की भी कीमत होती है। ऐसा अमीर गरीब कुछ नहीं होता इसमें। तो ये भी सोचना पड़ता है। हाँ, शक करे लेकिन सोच के करे। चलिए, बाकी बातें अगली बार। नमस्कार।